हशीमोटो एक 35 साल का आदमी है जो गिंजा टोक्यो में रहता है। उसकी कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया है, जिस कारण वो ठीक से अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है। एक दिन वो अपने कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री में जाता है। उसके कपड़े धुलते वक्त उसे एक बियर पीने का बड़ा मन करता है। एकदम से मशीन के अंदर से कुछ बड़ी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। हशीमोटो अंदर देखता है तो उसे बियर का एक कैन पड़ा हुआ मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि किसी ने गलती से बियर वहाँ छोड़ दी होगी, लेकिन वो तब बड़ा कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखता है कि वो बियर तो चिल्ड है। वहाँ काम करने वाला एक आदमी हशीमोटो से आके कहता है कि ये मशीन लोगों की सारे विशेस पूरे करती है। हशीमोटो को उसकी बातें सुन के लगता है कि वो आदमी पागल है, पर वो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हशीमोटो से फिर से कहता है कि वो सच कह रहा है। उसके जाने के बाद हशीमोटो अपनी बियर पीने लगता है और अपने कपड़े साफ़ होने का वेट करने लगता है। तभी एक लड़की अंदर आती है और वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डालने लगती है। उसका नाम कोंडो है। हशीमोटो बहुत शर्मीला इंसान था, जिस कारण उसने आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी और वो अपनी सारी लाइफ सिंगल ही रहा है। हशीमोटो कोंडो को देख शर्मा जाता है और उस सीट के साइड में जाके बैठ जाता है। कोंडो उसके पास बैठ के उससे बात करने लगती है। उसने हशीमोटो को उस लॉन्ड्री में बहुत बार देखा है और कोंडो को हशीमोटो पे क्रश भी है। दूसरी ओर हशीमोटो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस लड़की से क्या बात करे। वो कूल बनने के लिए अपने सीट से ही बियर के कैन को डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने सीट से कैन उठाने के लिए उठता है, कोंडो रोने लगती है। हशीमोटो उसे बड़ी हिम्मत जुटा के पूछता है कि वो क्यों रो रही है, जिस पे वो कहती है उसने 40 कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, पर एक में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसे बेटर फील कराने के लिए हशीमोटो उससे कहता है कि उसे भी उसकी कंपनी ने जॉब से निकाल दिया है। वो कोंडो से कहता है कि उसे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उसे इतनी सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू देने का मौका मिला, और इसका ये भी मतलब है कि उसे बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने में। ये सुनने के बाद कोंडो को हशीमोटो की बात ठीक ही लग रही थी। वो हशीमोटो को ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बाद हशीमोटो अपने कपड़े निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते कोंडो ने फिर से उसे थैंक्स कहा। कुछ देर बाद ही हशीमोटो घर वापस लौट आता है और उसे पहले से बेटर फील हो रहा है। रात को उसकी माँ उससे फ़ोन करके बताती है कि उसके फादर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके हॉस्पिटल का टोटल बिल 3 लाख येन है। हशीमोटो को ये सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ना ही उसके पास जॉब है ना ही सेविंग्स। फिर भी वो उन्हें पैसे भेजने के लिए प्रॉमिस कर देता है और कहता है कि वो जल्दी हॉस्पिटल विजिट करेगा। अगले दिन फिर से वो उसी लॉन्ड्री में वापस चले जाता है। उसे पूरा यकीन है कि कल उस बूढ़े आदमी ने मशीन के बारे में जो कहा था वो एक मजाक था, पर फिर भी वो एक बार ये चेक करके देखना चाहता है। वो वॉशिंग मशीन के सामने खड़े हो जाता है और उससे 3 लाख येन मांगता है। थोड़ा वेट करने के बाद उसे एक स्टूपिड जैसा फील होने लगता है, क्योंकि इस बूढ़े इंसान ने उसे बेवकूफ़ बना दिया था। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एकदम से उस मशीन के अंदर से कैश गिरने लगता है। हशीमोटो उसे बाहर निकाल लेता है, पर उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि वो असली है। उस बंडल में एग्जैक्टली उतने ही पैसे हैं जितना उसने मांगा था। वो जैसे ही वहाँ से बाहर जाने लगता है, वो कल के उसके फेंके हुए बियर कैन को गायब होता हुआ देखता है। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि जो भी चीज़ उस वॉशिंग मशीन से बाहर आएगी वो एक दिन के बाद अपने आप ही गायब हो जाएगी, इसलिए सोच समझ के उनका यूज़ करो। हशीमोटो उसे थैंक्स बोल जल्दी से बाहर चले जाता है। उसे रास्ते में फिर से कोंडो मिल जाती है, जो उससे कहती है कि उसे लाइफ में पहली बार सेकेंड इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी ने बुलाया है। हशीमोटो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और तभी फिर से उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। कोंडो को उसकी बातें सुन उसके फादर के बारे में पता चलता है। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद हशीमोटो वहाँ से निकल जाता है और वो पैसे अपनी माँ के पास भेज देता है, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। रात में वो फिर से उस लॉन्ड्री में चले जाता है। वो अपने लाइफ की सारी परेशानियाँ उस मशीन से सॉल्व करना चाहता है। इस बार वो मशीन से एक अच्छा सूट मांगता है जो पहन के वो इंटरव्यूज़ में जा सके। वो फिर सारा दिन अलग अलग कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के लिए जाता रहता है, लेकिन जब रात में वो घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन किसी भी कंपनी में नहीं हुआ है। वो सूट्स भी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। जॉब ढूंढने में फेल होने के बाद हशीमोटो को ये रियलाइज़ होता है कि अब वो मशीन से जितना चाहे उतने पैसे मांग सकता है, इसलिए उसे जॉब ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तो लाइफ के सारे मज़े लेने चाहिए। इसलिए वो अगली सुबह फिर से मशीन के पास चले जाता है और उससे एक सुंदर गर्लफ्रेंड मांगता है। वो मशीन से कहता है कि वो लड़की एक मॉडल की तरह दिखनी चाहिए और उसे देख सबको जलन होनी चाहिए। तभी एक बहुत सुंदर लड़की मशीन से बाहर निकल के आती है, जिसे देख हशीमोटो को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वो उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने रूम पे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे एक थप्पड़ मार देती है, ये कह के कि वो बहुत ही रूड है। फिर वो वहाँ से बाहर चले जाती है, जिसे देख हशीमोटो को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। अपनी गलती से सीखने के बाद हशीमोटो मशीन से एक सुंदर और शर्मीली गर्लफ्रेंड मांगता है जो उससे बहुत प्यार करती है।
कुछ देर बाद वैसी ही एक लड़की मशीन से बाहर निकल के आती है। वो तो उसके साथ डेट पे जाने के लिए भी मान जाती है, जो सुन के हशीमोटो को बहुत खुशी मिलती है। वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और मशीन से मिले पैसों से वो जो भी मांगती है उसे खरीद देता है। यहाँ हशीमोटो को पता चलता है कि मशीन से निकले लोगों को नहीं पता है कि वो इस दुनिया में कैसे आए हैं और उन्हें लगता है कि वो असली है। रात में हशीमोटो उस लड़की को अपने घर ले जाता है, लेकिन वो अभी भी उसके पास जाने से डर रहा है, इसलिए वो लोग सारी रात बातें करके निकाल देते हैं। वो लड़की हशीमोटो के हाथों की लकीर देख के कहती है कि उसकी लाइफलाइन बहुत छोटी है। उसे ये सुन के बड़ा झटका लगता है, पर वो उस लड़की की बात को इग्नोर करता है क्योंकि वो असली नहीं है। सुबह होने पर हशीमोटो अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उस लड़की को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एकदम से गायब हो जाती है। बस उसके कपड़े और ज्वेलरी ही बचे रह जाते हैं जो हशीमोटो ने उसे खरीद के दिया था। हशीमोटो को वो लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वो उस वॉशिंग मशीन से जितनी चाहे उतनी गर्लफ्रेंड्स मांग सकता है। उस दिन के बाद से वो रोज़ लॉन्ड्री में जाके एक नई गर्लफ्रेंड मांगने लगता है, जिनकी पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से बहुत अलग होती है। वो उन्हें बहुत महंगे डेट्स पे लेके जाता है और उन्हें महंगी चीज़ें भी खरीद के देने लगता है, जिसके लिए पैसे उसे मशीन से ही मिलते रहते हैं। वो मशीन मिलने के बाद से उसकी लाइफ एक सपने जैसी हो गई है जिसमें वो राजा है। एक दिन हशीमोटो मशीन से निकली एक लड़की के साथ डेट पे गया था कि तभी कोंडो उसे देख लेती है। उसे वो लड़की देख के बहुत जलन होती है, इसलिए वो उन्हें ज्वेलरी स्टोर तक फॉलो करने लगती है। फिर वो देखती है कि हशीमोटो उस लड़की को एक बहुत महंगी रिंग खरीद के दे रहा है, जिसे देख कोंडो बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हशीमोटो ने उससे कहा था कि उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है। हशीमोटो उस रात फिर से उस लॉन्ड्री में चले जाता है कुछ पैसे लेने के लिए, और उसे वहाँ इस बार कोंडो मिल जाती है। वो हशीमोटो से उसके लाइफस्टाइल चेंज के बारे में पूछती है, जिस पे वो कहता है कि उसने लॉटरी जीत ली है। कोंडो को वो ये भी बताता है कि वो एक लड़की के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में है, जिसे कोंडो ने पहले देखा था। कोंडो को लगने लगता है कि उस लड़की ने हशीमोटो को अपने जाल में फंसा लिया है और उसे वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है। हशीमोटो कोंडो को पहले पसंद था, पर अब उसकी हरकतें उसे पसंद नहीं आ रही है। हशीमोटो कोंडो से कहता है कि वो बेकार में चिंता कर रही है, फिर वो वहाँ से कुछ कैश लेके निकल जाता है। इसके बाद वो फिर से एक लड़की को डेट पे ले जाता है, फिर वो उसे एक बिल्डिंग के छत पे लेके चले जाता है। वो इस लड़की को भी एक रिंग देता है, फिर कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वो लड़की भी कुछ देर बाद गायब हो जाती है, बस उसकी रिंग वहाँ रह जाती है। हमेशा की तरह हशीमोटो रिंग अपने पास रख के अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है। वो अब तक मशीन से सीधी सादी गर्लफ्रेंड्स मांग रहा था, इसलिए वो इस बार डिसाइड करता है कि वो मशीन से एक हॉट गर्लफ्रेंड मांगेगा। एक हॉट लड़की कुछ देर बाद ही मशीन से निकल के बाहर आती है, जिसे देख हशीमोटो बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और तभी कोंडो बाहर से उन पर नज़र रखने लगती है। हशीमोटो उस लड़की को बहुत सारी रिंग्स देने लगता है जो उसने बाकी लड़कियों से कलेक्ट की थी। तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है। हशीमोटो उससे कुछ देर बाद फ़ोन करने के लिए कहता है, पर जब वो नहीं मानती उसे बाहर जाना पड़ता है अपनी माँ से बात करने के लिए। कोंडो को लगता है कि ये अच्छा मौका है उस लड़की से बात करने का। वो अंदर चले जाती है और उससे कहती है कि तुमने हशीमोटो को पूरी तरह बदल के रख दिया है। जब वो लड़की कोंडो की बात सुन के हंसने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, कोंडो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी रिंग छीनने की कोशिश करती है। वहीं बाहर हशीमोटो अपनी माँ से बात कर रहा है, जो उसे बता रही है कि उसके फादर का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। पैसे तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी माँ चाहती है कि हशीमोटो अपने फादर से वहाँ मिलने आए, लेकिन उसके पास तो अपनी नई गर्लफ्रेंड्स को घुमाने से फुर्सत ही नहीं है। फ़ोन रखने के बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से उसके पास आता है, उसे ये बताने के लिए कि मशीन से वो अगर कोई इंसान मांगता है तो वो भी एक दिन में गायब हो जाएगा। हशीमोटो उसकी बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि उसे पहले से ही ये बात पता है। लॉन्ड्री के अंदर कोंडो और हशीमोटो की गर्लफ्रेंड अभी तक लड़ रही है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड हार मान लेती है और वहाँ से जाने लगती है, ये सोच के कि हशीमोटो उसके साथ चीट कर रहा है। वो वापस आके कोंडो को रोता हुआ देखता है और वो मशीन के सामने बैठ के कह रही है कि काश हशीमोटो फिर से पहले जैसा हो जाए। कोंडो के ये कहते ही हशीमोटो अचानक से मशीन के अंदर पहुंच जाता है और उसके कपड़े भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोंडो ने उसे पहली बार देखा था। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि मशीन ने कोंडो की विश पूरी कर दी है और क्योंकि वो मशीन से निकला है उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। वो टीवी में ये न्यूज़ देखता है कि ज्वेलरी शॉप से लाखों येन गायब होने की खबर आ रही है। मूवी के एंड में हशीमोटो परेशान होकर नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या करना चाहिए।